तो आज का जो अपना टॉपिक है वो जो जेंडर ऑफ स्कूल एंड सोसाइटी का जो अपना सब्जेक्ट है उसके यूनिट फर्स्ट के अंदर कह सकते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप का अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही प्रमुख अध्ययन लायक अपना कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो एग्जाम के पैटर्न से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसके ही कह सकते हैं कि हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ जेंडर स्टीरियोटाइप से पूछा जाता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में कह सकते हैं कि जानने से पहले हमें स्टीरियोटाइप का पता होना चाहिए कि स्टीरियोटाइप किसको कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिख रही है जिसमें कि एक मैन और एक वुमेन है, और यहाँ पर मैन की वर्किंग और वुमेन की वर्किंग को अलग अलग शो कर रखा है कि मैन क्या करते हैं और वुमेन का काम क्या होता है। जैसे कि इसके अंदर है गाड़ी वगैरह दिखा रखी है तो कह सकते हैं कि ड्राइवरिंग का काम है, इसके अंदर कैंची वगैरह दिखा रखी है तो कह सकते हैं कि सिलाई का काम। वो यहाँ पर दोनों कामों का डिवाइडेशन कर रखा है, मैन के वर्क को और जो वुमेन के वर्क को, दोनों को अलग अलग प्रदर्शित कर रखा है फर्स्ट स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर है सबसे पहले जेंडर स्टीरियोटाइप को जानने से पहले स्टीरियोटाइप क्या होता है इसकी डेफिनेशन को जानना जरूरी हो जाता है। और स्टीरियोटाइप को कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्लाइड में हिंदी में दिख रहा है आपको, स्टीरियोटाइप को हिंदी के अंदर रूढ़ि युक्तियां या रूढ़ धारणाएं कहा जाता है। तो रूढ़ धारणाओं की परिभाषाएं क्या होती है, रूढ़ धारणा किसको कहते हैं। रूढ़ धारणा कह सकते हैं कि रूढ़ युक्तियां या रूढ़ धारणाएं किसी समूह के प्रति जो मानसिक संरचना, रूपरेखा या दिशा निर्देशों का एक समूह होता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित करना संभव नहीं होता तथा वे अति सामान्यीकृत होते हैं। कि जो रूढ़ युक्तियां होती है वो क्या होती है, जो हमारा समाज होता है उसमें एक जो समूह होता है उसकी मानसिक संरचना, उसकी एक मानसिक सोच होती है और एक ऐसी रूपरेखा, एक ऐसे दिशा निर्देशों का समूह होता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता और ना ही ऐसा करना संभव होता है। ये अति सामान्यकृत होते हैं, जर्नलाइजेशन होते हैं इनमें, कह सकते हैं कि अति सामान्यकृत होते हैं। यह किसी विशिष्ट समूह के प्रति एक विशिष्ट विचारधारा होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो जाती है। तो कह सकते हैं कि रूढ़ि युक्तियां होती है, ये हमारी एक सोच होती है जिसको हम बचपन से अपना लेते हैं और उसी सोच के आधार पर अपना पूरा जीवन उसी सोच के आधार पर चलाते रहते हैं। ये सोच है, ये हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो पीछे वाली स्लाइड दे रखी है इसके अंदर मैन और वर्किंग के जो वुमेन के वर्क के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हम सोच के चलते हैं कि मैन का ये स्पेशल वर्क होता है, ये वर्क मैन ही कर सकता है, एक आदमी ही कर सकता है, औरत नहीं कर सकती है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी रूढ़ि युक्ति होती है, हमारी पुरानी सोच होती है जो अपने बचपन में हमने सीख ली होती है। जैसे कि बचपन में लड़के और लड़कियों का ड्रेसिंग कोड है, वो भी कह सकते हैं कि हम डिसाइड कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि ये तो कपड़े हैं ये लड़कियां पहनती है, ये कपड़े हैं ये लड़के पहनते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी रूढ़िवादिता सोच के कारण ऐसा हो जाता है जिसको स्टीरियोटाइप कहा जाता है। A generalization about a group of people in which identically characteristics are the equivalent to virtually all members of the groups regardless of actual variation among the members. सदस्यों के बीच वास्तविक भिन्नताओं के बावजूद समूह के सदस्यों की समान विशेषताओं को सभी सदस्यों पर थोपने की सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है उसको रूढ़ि युक्तियां कहा जाता है। कह सकते हैं कि हम एक ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे समूह के बारे में, और वो उस पूरे के पूरे समूह के ऊपर हम वैसी ही थिंकिंग, वैसी विशेषताएं थोप दी जाती है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी के बारे में एक निश्चित सोच बनाना और एक कह सकते हैं कांग्रेस के बारे में हम निश्चित सोच बनाना कि कांग्रेस है वो इस तरह की पार्टी है, बीजेपी है इस तरह की पार्टी होती है। या किसी भी धर्म के बारे में हम एक निश्चित सोच बना लेते हैं कि मुस्लिम धर्म है वो इस प्रकार के काम करता है, हिंदू धर्म है इस प्रकार के काम करते हैं। तो वहां पर कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति को देखकर पूरे के समूह के ऊपर विशेषताएं थोप देना, किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी है उसको देखकर हम पूरे के पूरे समूह के ऊपर उनकी क्वालिटी को थोप देते हैं। तो ये हमारी रूढ़ि युक्तियां हो जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है।
सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जैसे कि हम कई बार नकारात्मक सोच लेते हैं कि ये काम है लेडीज का नहीं होता, ये काम जेंट्स का होता है। उसी प्रकार सकारात्मक सोच लेते हैं कि इस समाज के काम जो व्यक्ति है वे जितने भी समाज के व्यक्ति है वो सभी अच्छा काम करते हैं, तो वो भी कह सकते हैं कि हमारी पॉजिटिव विचारधारा हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि उस समाज के सभी जो सदस्य हैं वो अच्छा ही काम करेंगे, कुछ सदस्य ऐसे भी हो जाते हैं जो बुरे करते हैं, तो वो कह सकते हैं कि हमारी रूढ़ी युक्ति बन जाती है कि सदस्यों के बीच वास्तविक भिन्नताओं के बावजूद समाज के जितने भी सदस्य हैं उनके समान विशेषताओं को सभी सदस्यों पर सौंपने की सामान्यकरण की जो प्रक्रिया होती है वो रूढ़ी युक्तियां कहलाती है, जिसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में कह सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्टीरियोटाइप के अंदर, कह सकते हैं कि दे आर पार्ट ऑफ ए सोशल कॉग्निशन, सामूहिक अनुभूति और स्पॉट प्रीजुडिश होता है। कह सकते हैं कि जो स्टीरियोटाइप की पहली विशेषता होती है, कह सकते हैं कि इसमें सामूहिक अनुभूति हो जाती है हमारी, कि हम एक समूह के बारे में एक जैसी अनुभूति रखना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में कह सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पॉट प्रीजुडिश करते हैं कि सारा का सारा स्पोर्ट है वो प्रीजुडिश की तरफ फोकस कर दिया जाता है। उसके बाद में सेकंड कह सकते हैं कि देयर आर एक्सटेंसिव, कि ये जो रूढ़ी युक्तियां होती है ये व्यापक होती है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी तरह से आयोजित होती है और मेंटल फ्रेमवर्क और मानसिक संरचना के ऊपर आधारित हो जाती है। कि जितनी भी हमारी कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप अपने माइंड के अंदर बना लेते हैं वो हम बचपन से बनाने स्टार्ट कर देते हैं और उसको एक कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छे तरीके से आयोजित कर लेते हैं और ये हमारी एक मानसिक सोच होती है। ये कह सकते हैं इसकी स्टीरियोटाइप की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में थर्ड कह सकते हैं दे कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि सुपर लाइक ए जज, कि हमारी जजों के बारे में एक धारणा बन जाती है कि जज है वो पावरफुल होते हैं। एंड जोली लाइक ए जोकर, कि जो जोली होती है वो जोकर के, कि जोली एक लड़की का नाम होता है वैसे, कि जोली है वो लाइक एक जोकर है, कि वो हमेशा जोकर की तरह हंसमुख रहती है। कि वहां पर जोली लाइक जोली नाम की जितनी भी लड़कियां होती है वो हमेशा हंसमुख रहती है। जैसे कि गाय जैसा व्यक्ति होना, ठीक है ना, कि ये कि व्यक्ति है वो गाय जैसे होते हैं। सिखों जैसा मजबूत होना, कि सिखों को कह सकते हैं कि सिख जो कम्युनिटी होता है उसको मजबूत मान के चलते हैं कि वो फिजिकली रूप से स्ट्रांग होते हैं। और पठान जैसा बात का धनी होना, कि पठान होते हैं हमेशा कह सकते हैं कि बात के धनी होते हैं, वो जो चीज को कह देते हैं उस चीज के ऊपर अडिग रहते हैं, उस कि किसी के साथ कोई भी उन्होंने कमिटमेंट कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि उसको तोड़ते नहीं है फिर। उसके बाद में नेगेटिव की बात करते हैं तो जेवियर ग्रेडी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जेवियर ग्रेडी का जो मीनिंग होता है वो होता है यहूदी लोगों के बारे में। जेव्स आर ग्रेडी का कह सकते हैं कि जेव्स होते हैं वो यहूदियों को कहते हैं और यहूदी जो लोग होते हैं वो कंजूस होते हैं। ये हमारी एक थिंकिंग होती है। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखे हैं कि वुमेन आर नॉट गुड एट ड्राइविंग, कि महिलाएं हैं वो कभी भी अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती। उसके बाद में लड़के हॉस्टल के रूम को गंदा रखते हैं, कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी लड़के हों वो हॉस्टल के रूम को गंदा रखें। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपने रूम की सफाई है वो प्रॉपरली करते हैं, तो वहां पर कह सकते हैं ये इसकी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में फोर्थ बता रखा है यूजुअली, आमतौर पर देयर आर डिफिकल्ट टू चेंज इवन व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, कि आमतौर पर क्या होता है इनके पास नई जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन नहीं होते, ये पुरानी इंफॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं हमेशा। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखा है नॉर्मली दे आर फ्रेम्ड इन द चाइल्डहुड, कि नॉर्मली क्या होते हैं कि जो रूढ़ी युक्तियां होती है, जो स्टीरियोटाइप होता है वो हमेशा चाइल्डहुड के टाइम से, बचपन से ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में स्टीरियोटाइप इन्फ्लुएंसेस द थॉट, विचार एंड कंडक्ट ऑफ द पीपल्स, कि ये व्यक्ति के जो विचार होते हैं, जो आचरण होता है, कह सकते हैं कि व्यक्ति और विचार, जो व्यक्तियों के विचार होते हैं, जो उसका आचरण होता है, जिस प्रकार का उसका चाल चलन होता है, उसको रूढ़ी युक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है ना, कि रूढ़ी युक्तियों के कारण हमारे विचार और हमारा आचरण है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। स्टीरियोटाइप कैन बी इंडिविजुअलेटेड, व्यक्तिगत एज वेल एज ए सोशियोलिटिक, सामाजिक। कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप जो रूढ़ी युक्तियां होती है वो व्यक्तिगत भी होती है और सामाजिक।
कि सामाजिक भी होती है। दो प्रकार की होती है इनके अंदर, कह सकते हैं व्यक्तिगत भी होती है, सामाजिक भी होती है। व्यक्तिगत वो होती है जो स्वयं के अनुभव से निर्मित होती है, कि स्वयं के अनुभव के द्वारा जो रूढ़ि युक्तियां निर्मित हो जाती है उनको व्यक्तिगत रूढ़ि युक्तियां कहते हैं। और जो सामाजिक वो होती है जो किसी सामाजिक समूह के माध्यम से, कि हम एक स्पेशल सामाजिक समूह में, सोशल ग्रुप में जुड़ जाते हैं और उस ग्रुप के कारण हमारी रूढ़ि युक्तियां बननी स्टार्ट हो जाती है कि हमारा जो ग्रुप है वो बेटर है दूसरे ग्रुप से। तो वहां पर ये कह सकते हैं कि कास्ट के बारे में कोई हम रूढ़ि युक्ति बना लेते हैं तो वो हमेशा कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से आ जाती है, कि हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको बेटर समझते हैं, दूसरी कास्ट को हम बेटर नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दो प्रकार से स्टीरियोटाइप होते हैं, एक व्यक्तिगत होते हैं, एक सामूहिक होता है। तो व्यक्तिगत में कह सकते हैं कि किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में हमारी सोच बनना, उसके बाद में दूसरा सामाजिक रूप से हमारी सोच बनना। उसके बाद में स्टीरियोटाइप आर ऑटोमेटिकली लर्न, कि ये चीजें हैं ये सिखाई नहीं जाती है बल्कि स्वयं सीख लेते हैं। ये हमें कोई नहीं बताता है कि ये चीजें कैसे होती है, स्टीरियो कि जो रूढ़ि युक्तियां होती है कैसे बनती है। ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे अंदर अपने आप आ जाती है, किसी के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग ऑफ अ बिहेवियर, कि व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, कि रूढ़ि युक्तियों के माध्यम से हम किसी के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसके पहले उसके टच में होते हैं तो उसके व्यवहार को बता सकते हैं कि इसके सामने ऐसी कंडीशन आती है तो ये किस प्रकार का बिहेवियर करेगा। तो उसके बारे में हम आसानी से की भविष्यवाणी की जा सकती है उसके बारे में। स्टीरियोटाइप प्रोवाइड फर्टाइल ग्राउंड ऑफ प्रीजजेस, रूढ़ि युक्तियां पूर्वग्रह के विकास के लिए उचित आधार उपलब्ध करवाती है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होते हैं, कह सकते हैं कि पूर्व निर्माण करना। और पूर्व निर्माण कह सकते हैं कि हम किसी भी चीज का पूर्व निर्माण कर लेते हैं, वो हमारा पूर्वाग्रह होता है। और यहाँ पर पूर्व निर्माण करेंगे तो कह सकते हैं कि हम तथ्यों के आधार पर कोई जांच नहीं करते हैं, बल्कि पुराना जो पैटर्न होता है उसी को सत्य मान लेते हैं, वो होता है हमारा पूर्वाग्रह। और रूढ़ि युक्तियां पूर्वाग्रह के विकास के लिए उचित आधार उपलब्ध कराती है, कि हम किसी भी चीज के डिसीजन को बिना किसी थिंकिंग के एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस चीज को मान लेते हैं। तो वो चीजें कैसे है कि हमारी रूढ़ि युक्तियों के कारण ही हम ऐसा करते हैं, पूर्वाग्रह के विकास के लिए, कि पूर्व में किसी चीज के बारे में निर्णय लेने की शक्ति, वो हमारा पूर्वाग्रह होती है, कि पूर्व निर्माण करना किसी चीज का। और रूढ़ि युक्तियां ये पूर्व निर्माण के विकास के लिए कह सकते हैं कि आधार उपलब्ध करवाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखे है कि रूढ़ि युक्तियों का निर्माण कैसे होता है। स्टीरियोटाइप डेवलपमेंट ड्यू टू लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट नॉलेज, कि उचित ज्ञान के अभाव में वे आधे अधूरे ज्ञान के आधार पे हमारी रूढ़ि युक्तियां हैं वो बन जाती है। ज्ञान प्रॉपर नहीं होगा तो कह सकते हैं कि रूढ़ि युक्तियां बन जाती है। किसी एक समाज का हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो रूढ़ि युक्तियां क्या करती है कि आधा अधूरा ज्ञान प्रदान करती है। उसके बाद में ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, की कुंठा के कारण, यदि हमारा किसी भी समाज से किसी भी व्यक्ति से हमारी कुंठा होती है तो हम रूढ़ि युक्ति बना लेते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये अच्छे काम नहीं करते, क्योंकि हमें उससे जेलिसी होती है, हम उससे जलते हैं हमेशा। तो कुंठा के कारण भी हमारी रूढ़ि युक्ति है उनका निर्माण हो जाता है। ड्यू टू कल्चरल एंड ट्रेडिशन एंड बैड एक्सपीरियंस, कह सकते हैं कि जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारी परंपराएं होती है और जितने भी हमारे बुरे अनुभव होते हैं उनके कारण भी हम रूढ़ि युक्तियों का निर्माण कर लेते हैं। ये संस्कृति के कारण भी कई बार रूढ़ि युक्तियां बन जाती है, कई बार परंपराओं के कारण भी रूढ़ि युक्तियां बन जाती है, और कई बार हमारे जो बुरे अनुभव होते हैं उन बुरे अनुभवों के आधार पर क्या करते हैं हम रूढ़ि युक्तियां बना देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बता रखा है कि थॉट इंटरेक्शन, पारस्परिक विचार विमर्श के माध्यम से एंड मीडिया के माध्यम से, कि थ्रोट इंटरेक्शंस पारस्परिक जो विचार विमर्श करते हैं, और जो मीडिया के माध्यम से कई बार क्या है कि जो मीडिया होता है वो भी क्या करते हैं सही चीजों को प्रकाशित नहीं करता है, और उसके कारण हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी चीज की रूढ़ि युक्ति है वो बन जाती है। जैसे कि देखने को मिलता है, ठीक है ना, आज की न्यू जनरेशन के अंदर की मीडिया है वो प्रचार प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाती है। किसी भी पार्टी का चुनाव होता है तो उसका प्रचार प्रसार किया जाता है और वहां पर अच्छी चीजों को शो किया जाता है, और जो उसकी कमियां होती है उसको शो नहीं किया जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं, जो मीडिया होता है वो हमारे माइंड में एक रूढ़ि युक्ति बना देता है कि ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं, और उसी के आधार पर कह सकते हैं कि हम अपनी वोटिंग का सिलेक्शन करते हैं।
ये कह सकते हैं कि निर्माण के कुछ रीजंस हैं। उसके बाद में कह सकते हैं कि रूढ़ि युक्तियों का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। कि रूढ़ि युक्तियों का निवारण करना है तो सबसे पहले कह सकते हैं कि एजुकेशन इज द मास्टर की होती है। अच्छी एजुकेशन होगी तो रूढ़ि युक्तियां हैं वो दूर हो जाती है, और रूढ़ि युक्तियां बनती भी नहीं। कि रूढ़ि युक्तियों के निवारण के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण चाबी होती है। बेटर एजुकेशन होगी, अच्छी एजुकेशन होगी तो कह सकते हैं कि रूढ़ि युक्तियां वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है, और हमारी एक सही चीज के लिए सही सोच है वो विकसित हो जाती है। थ्रो रोल मॉडल्स, कह सकते हैं कि रोल मॉडल्स को निभाते हैं रूढ़ि युक्तियों को दूर करने के लिए। कह सकते हैं कि पेरेंट्स और टीचर रोल मॉडल की भूमिका निभाते हैं। यदि गार्जियन रूढ़ि युक्तियों को नहीं मानते हैं तो कह सकते हैं कि बच्चे भी नहीं मानते, और यदि टीचर भी रूढ़ि युक्तियों को नहीं मानते तो वहाँ के स्टूडेंट भी नहीं मानते। और यदि टीचर और स्टूडेंट रूढ़ि युक्तियों का फेवर लेते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, तो कह सकते हैं स्टूडेंट और जो चाइल्ड होता है उनमें भी रूढ़ि युक्तियां विकसित होनी स्टार्ट हो जाती है। बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यू अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया, कि सामाजिक मीडिया के माध्यम से लगातार सही और पूरी सूचना उपलब्ध करवा के क्या कर सकते हैं, रूढ़ि युक्तियों को दूर किया जा सकता है। सामाजिक मीडिया वो सही चीजें दिखाए और एक सही जरिए से दिखाए और पूरी सूचना लोगों को अवेलेबल करवाए तो रूढ़ि युक्तियां नहीं बनती। उसके बाद में एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चर एक्स्ट्रा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि सभी प्रकार के भेदभाव होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चर हो। भेदभाव को दूर करेंगे तभी हमारी रूढ़ि युक्तियां वो अच्छे तरीके से दूर की जा सकती है। ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी आपको, सिर्फ रूढ़ि युक्तियां क्या होती है, स्टीरियोटाइप किसको कहा जाता है, और जो अपना सिलेबस के अंदर मेन टॉपिक है वो कह सकते हैं कि हमारा होता है जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। ठीक है ना, जैसे कि सेकंड अब स्लाइड शो करेंगे उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अपना जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो है स्टीरियोटाइप किसको कहा जाता है। शो कर रही है स्लाइड? नो सर। अब शो कर रही है ना? यस सर। हाँ, जो अपना सिलेबस है, सिलेबस में जो अपना मेन टॉपिक है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप किसको कहते हैं। ठीक है ना, यौन रूढ़ि युक्तियां क्या होती है, और स्टीरियोटाइप के बारे में बता दिया कि रूढ़ि युक्तियां हैं वो उसको कहा जाता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रूढ़ि युक्तियों कैसे निर्माण होते हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है। उसी प्रकार अपना जो टॉपिक है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप किसको कहते हैं, रॉन यौन रूढ़ि युक्तियां किसको कहते हैं। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट नजर आ रहा है क्या, या इसका साइज बड़ा करूं थोड़ा? आ रहे हैं सर। यस सर, आ रहा है। यस सर। ये लो, अब बिल्कुल स्पष्ट नजर आए कि जो यौन रूढ़ि युक्तियां होती है, जेंडर स्टीरियोटाइप के अभिप्राय उन बातों से होते हैं जिनको प्राचीन काल से बिना किसी प्रमाण के हम मान लेते हैं। ठीक है ना, वो रूढ़ि युक्तियां होती है। उसी के प्रकार जैसे कि आमतौर पर घर में लड़कों को शारीरिक रूप से मजबूत समझा जाता है, और घर में वही काम करवाए जाते हैं जो शारीरिक शक्ति का जिनमें इस्तेमाल होता है। जैसे कि खेती बाड़ी का काम है तो लगभग लड़के करते हैं, तो वहां पर कह सकते हैं कि वो रूढ़ि युक्तियां होती है। वही दूसरी तरफ लड़कियों को शारीरिक रूप से कमजोर मान लिया जाता है और उनसे वही कार्य करवाया जाता है जो शारीरिक शक्ति का जिसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं कि रूढ़ि युक्ति होती है। उसके बाद में डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कुप्पुस मामी की जो डेफिनेशन बता रखी है कि हम रूढ़ि युक्तियों को त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करने वाली धारणा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कि रूढ़ि युक्तियां वो ऐसी धारणा होती है जो त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण करती है चीजों को, जिसके साथ व्यक्तियों को अन्य समूहों के बारे में कोई प्रबल संवेगात्मक भावना जुड़ी रहती है। जिसके साथ क्या होता है, व्यक्तियों की अन्य जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ कोई प्रबल संवेगात्मक भावना, उनकी इमोशनल जो थिंकिंग है वो साथ में उनके जुड़ जाती है। इमोशनल रूप से हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पर कह सकते हैं कि हम एक रूढ़ि युक्ति बना देते हैं, क्योंकि उसका लगाव
कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर थिंकिंग की तरफ हमारा लगाव नहीं होता, प्रॉपर बिहेवियर की तरफ हमारा लगाव नहीं होता, बल्कि इमोशनल रूप से जुड़ते हैं तो इमोशनल बिहेवियर की तरफ हमारा लगाव हो जाता है। हम सोचते हैं कि जैसे कि कई बार हम किसी को फटे हुए कपड़ों में देखते हैं तो सोचते हैं कि ये गरीब व्यक्ति है, तो वहां पर क्या आती है कि ये भीख मांग रहा है तो अपने को इसकी कुछ आर्थिक मदद कर देनी चाहिए, परंतु जरूरी नहीं है कि वो एक प्रॉपर रीजन की वजह से ही मांग रहा है। क्या पता वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि कई बार देखने को मिलता है कि मांगने वाले क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं और बाद में शराब का सेवन कर लेते हैं। भूख के लिए, रोटी के लिए पैसे मांगते हैं और बाद में शराब का सेवन कर लेते हैं। तो वहां पर कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो चीजें संवेगात्मक रूप से हम कई बार जुड़ जाते हैं। तो ये कुप्पू स्वामी की डेफिनेशन, ठीक है ना। और बाकी ये डेफिनेशन छोड़ो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अब इसी परिभाषाओं के आधार पर रूढ़ि युक्तियों के संबंध में कुछ हम तथ्य दे सकते हैं कि रूढ़ि युक्तियां ऐसे विचार या ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो मस्तिष्क में चित्र जागृत कर देती है, कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है हर चीज के बारे में। रूढ़ि युक्तियां अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित होते हैं। कि रूढ़ि युक्तियां जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली सही होगी, ये कुछ अंधविश्वास होते हैं उनके ऊपर आधारित हो जाता है, और अधूरी सूचनाएं वो हमारे पास हमेशा आती रहती है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आधी अधूरी सूचनाएं हैं किसी एक व्यक्ति की सूचना है और हम क्या करते हैं उसको अप्लाई कर देते हैं पूरे समूह के ऊपर जो उस कैटेगरी के होते हैं। रूढ़ि युक्तियां नकारात्मक गुणों पर भी आधारित होती है और सकारात्मक, बताया था पहले भी कि जो युक्तियां वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। रूढ़ि युक्तियां केवल अनुमानित होती है तथा वास्तविकता से इनका कोई संबंध नहीं होता, कि माइंड की थिंकिंग होती है, वास्तविकता में कुछ नहीं होता है, अतः किसी भी प्रकार से किसी भी समूह के बारे में सत्य को नहीं दर्शाती। तो ये कह सकते हैं रूढ़ि युक्तियों के बारे में बता रखा था। इसके बाद में जेंडर स्टीरियोटाइप है वो नीचे शो कर रखा है कि इन्हें रूढ़ि युक्तियों के आधार पर लड़के और लड़कियों, जो लड़कियां और महिलाओं से अपेक्षा की जाती है, जिनमें से कुछ ऐसी अपेक्षाएं होती है जो निम्न होती है, कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं वो कह सकते हैं लड़के और लड़कियों के बारे में अलग थिंकिंग के बारे में होता है, और उसके बारे में हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। वो क्या होती है लड़कियों के बारे में अपेक्षाएं, कह सकते हैं कि लड़कियां होती है वो सहनशील होती है, आदर करने वाली होती है, सौम्य होती है, दूसरों का ख्याल रखने वाली होती है, आज्ञाकारी होती है, और वह पुरुषों की आज्ञा का पालन करे और उनको खुश रखने वाली होती है। इनका रवैया सभी के प्रति संतुलित होती है। ये बच्चे व घरेलू कामकाज की अच्छी तरीके से देखभाल करती है तथा इनका पहनावा और बोली मर्यादापूर्ण होते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे टाइप में कह सकते हैं कि लड़कियों के प्रति एक स्टीरियो बना हुआ है, ठीक है ना। लड़कियों के प्रति हमारी एक रूढ़िवादिता बनी हुई है, और वो सिर्फ लड़कियों के जेंडर के प्रति, कि लड़कियां होती है वो हमेशा से सहनशील होती है, लड़कियां है वो आदर करने वाली होती है, दूसरों का ख्याल रखने वाली होती है, आज्ञाकारी होती है, वे पुरुषों की आज्ञा का पालन करे और उनको खुश रखने वाली होते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे माइंड में एक चीजें बनी हुई होती है, और नहीं करती है, यदि करती है तो कह सकते हैं कि अच्छी महिला होती है, और नहीं करती है इन चीजों का पालन तो हम उसको अच्छा नहीं बताते हैं कि ये महिला अच्छी नहीं है, ये तो ये नहीं करती है, ये नहीं करती है। तो कह सकते हैं कि हमने एक जेंडर स्टीरियोटाइप अपने माइंड में सेट किया होता है। उसी प्रकार लड़कों से हम कुछ अपेक्षाएं और पुरुषों से हम कुछ अपेक्षाएं करते हैं। वो क्या करते हैं, ये मजबूत होते हैं, खुद की भावनाओं और संवेदनाओं को दबा के रखे हुए परिवार के संरक्षक होते हैं, वे परिवार के महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, सामान्य कार्यों में पहल करें तथा मर्दों से जुड़े हुए कार्य करें। कह सकते हैं कि पुरुषों के बारे में हम अपने माइंड में एक स्टीरियो सेट कर लेते हैं कि ये मजबूत होते हैं और खुद की भावनाएं और संवेदनाओं को दबा के रखते हैं, ज्यादा शो नहीं करते हैं। जैसे कि महिला होती है तो अपने मन में किसी भी बात को ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख पाती है, और पुरुष होते हैं वो कह सकते हैं कि किसी भी बात को लंबे टाइम तक अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं, और ये परिवार के संरक्षक होते हैं, ये परिवार के महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। महिलाएं कह सकते हैं फैसले नहीं लेती है, तो ये हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार जेंडर स्टीरियोटाइप में लड़के व लड़कियों पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है ना, इनके बारे में कह सकते हैं कि कर ही लेते हैं। एक ही स्लाइड हो रही कि इन्हीं मान्यताओं या रूढ़िवादी सोच के चलते लोग महिलाओं को पुरुषों से अलग समझते हैं और कमजोर, ठीक है ना। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, यौन जेंडर है जो स्टीरियोटाइप है उसका लड़के और लड़कियों के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है। कह सकते हैं कि इन रूढ़ियुक्तियों के बदौलत, इन रूढ़िवादी सोच के चलते लोग महिलाओं को पुरुषों से अलग समझते हैं और कमजोर भी, क्योंकि लड़के और लड़कियों के कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं।
तो कह सकते हैं कि इनका प्रभाव क्या होता है, दोनों को अलग समझने लग जाते हैं हम भी ये शुरू से बचपन से ही अलग समझते हैं कि लड़के अलग होते हैं, लड़की अलग होती है। स्कूल के अंदर पैटर्न को देखते हैं तो वहां पर कह सकते हैं कि लड़कों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था होती है, लड़की के बैठने के लिए अलग व्यवस्था होती है। स्कूल में भी काम देने की बात आती है तो लड़कों को अलग काम मिलता है, लड़कियों को अलग काम मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई फंक्शन होता है तो वहां पर किसी जैसे कि स्टेज को डेकोरेट करने का काम है तो लड़कियां करती है। अपने माइंड में एक सेटअप हमने पहले से ही बना रखा है। मार्केट के काम हो किसी फंक्शन से रिलेटेड, कह सकते हैं कि स्कूलों में लड़के करते हैं तो वो सेटअप हम बना लेते हैं। तो उसी प्रकार नेक्स्ट बता रहे हैं, इसलिए इनको वही कार्य करने होते हैं जिनसे इनके कौशल का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि लड़कियों को घर का कार्य करना और बच्चे पालने का तक ही सीमित रखा जाता है। इसलिए लड़कियों का कच्ची उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, छोटी उम्र में मैरिज कर दी जाती है। उनको कह सकते हैं कि बाहर का काम है वो ज्यादा नहीं सौंपा जाता है, जॉब वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो लड़कियों को घर का काम किया जाता है। एजुकेशन इसलिए प्रोवाइड नहीं करती की जाती कि ये तो घर पे रहेंगी, घर का काम करेगी, तो एजुकेशन से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। परंतु आज की न्यू जनरेशन में ये चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से जो कम उम्र में ही मां बन जाती है और उनके शरीर पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लड़कियों के स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया जाता है। कह सकते हैं कि कई बार देखने को मिलता है कि फैमिली के अंदर लड़का और लड़की दोनों है, यदि कोई बीमारी की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो वहां पर कह सकते हैं कि लड़के को तो अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और लड़की को कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है। तो वहां पर एक कह सकते हैं कि हमारी थिंकिंग यह बन जाती है कि इनके स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा हम ध्यान नहीं देते, लड़कों के ऊपर फोकस करते हैं कि लड़के को कुछ हो ना जाए, और लड़कियों के ऊपर उस चीज का ज्यादा हम फोकस नहीं करते हैं कि हाँ बुखार चढ़ा है तो कोई नहीं है 2 दिन में उतर जाएगा। ऐसी कंडीशन कई परिवारों में देखने को मिल जाती है। लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है कि लड़के की एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है लड़की की अपेक्षा। महिलाओं को पितर संपत्ति में भी हिस्सा नहीं मिलता है, ठीक है ना, कि बाप की संपत्ति है जो पिता की संपत्ति है जिसकी हकदार कह सकते हैं कि लड़का भी होता है और लड़कियां भी होती है। परंतु उस संपत्ति के ऊपर हम शुरू से ही माइंड सेटअप कर लेते हैं, हमारे परिवार वाले सेटअप कर देते हैं माइंड में, एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं, एक रूढ़ि युक्ति बना देते हैं कि जो संपत्ति है उसके ऊपर सिर्फ बेटे का हक। निर्णायक मंडलों में महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है कि कितने भी हमारे डिसीजन है कि हम कमेटी बना ले जो डिसीजन लेती है, तो उन डिसीजन कमेटियों के अंदर कह सकते हैं कि महिलाओं को शामिल बहुत कम किया जाता है। महिलाओं की मर्जी को महत्व नहीं दिया जाता है, अतः वो अपनी मर्जी से तलाक भी नहीं ले सकती है, ठीक है ना, कि महिलाओं को अपनी मर्जी का कोई हक नहीं मिलता है। यदि वो किसी व्यक्ति से तलाक भी लेना चाहती है तो कह सकते हैं कि पुरुषों की ज्यादा चलती है वहां पर, उनको फैमिली से पूछना पड़ता है ये कंडीशन होगी मेरे साथ ये हो रहा है, बहुत से रीजन होते हैं। लड़के और पुरुषों के साथ भी भेदभाव किए जाते हैं। जैसे अगर पुत्र घर में सबसे बड़ा है तो उसी को पूरे परिवार का भार सौंप दिया जाता है, और कई कंडीशन के अंदर क्या होता है उसकी शिक्षा पर भी रोक लगा दी जाती है कि परिवार के अंदर यदि पुत्र सबसे बड़ा है, फादर की डेथ हो जाती है तो कह सकते हैं कि पारिवारिक भार जो होता है वो बड़े बेटे के ऊपर आ जाता है। छोटा बेटा है तो उसके ऊपर इतना पारिवारिक भार नहीं आ पाता है। तो वहां पर कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो उसका बड़े लड़के की एजुकेशन है वो छुड़वा दी जाती है कि आपको तो परिवार का पालन पोषण करना। लड़के अगर घर पर रसोई और से संबंधित घर या रसोई घर से संबंधित कोई कार्य कर ले तो उनको चिढ़ाया जाता है और उनके कौशल को विकसित नहीं किया जाता। क्योंकि हर चीज के अंदर कह सकते हैं कि लड़की को कई बार घर का काम करता है, कोई रसोई का भी काम करने लग जाता है तो दूसरे लोग उसको कहते हैं तू तो रसोई का काम करता है तो क्या लड़की थोड़ी है। तो इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न कर जाती है, उसके माइंड में एक रूढ़िवादी सोच बना दी जाती है। जैसे कि यदि सफाई का काम करता है तो कह दिया जाता है, ठीक है ना। कई चीजें ऐसी होती है कि आप तो लड़के हो आपका ये वर्क नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वहां पर कह सकते हैं कि एक रूढ़िवादी सोच बन जाती है। अगर कोई लड़का या पुरुष रो दे और अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहे तो उसे लुगाई या औरतों या लड़की के तरह रोने वाला कह दिया जाता है। यदि पुरुष यदि रोना स्टार्ट कर दे किसी भी रीजन को लेके तो कह सकते हैं तू रोता है, तू क्या लड़की थोड़ी है। ऐसी थिंकिंग बना देते हैं जैसे कि रोना सिर्फ लड़कियों का काम होता है, लड़के कभी रो नहीं सकते किसी भी प्रकार की कंडीशन में। तो वहां पर कह सकते हैं कि ऐसी रूढ़िवादी ये सिर्फ कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाती है कि हम पुरुष के काम को अलग और महिलाओं के काम को अलग रख देते हैं कि पुरुष का काम ये होता है, महिलाओं का काम ये होता है, पुरुष की थिंकिंग ये होती है, महिलाओं की थिंकिंग ये होती है, पुरुष ये करेंगे महिलाएं ये करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाता है कि किसी भी एक
कैटेगरी के प्रति हम एक निश्चित सोच विकसित कर लेते हैं कि लड़का है वो अलग है, लड़के हैं वो अलग है, लड़कों के काम अलग है, लड़कियों के काम लड़कों के काम अलग। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाते हैं। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, लड़के और लड़कियों के ऊपर प्रभाव की बात करी थी तो कह सकते हैं कि उनकी सोच अलग बन जाती है, कौशलों का विकास नहीं हो पाता है, अपने आप को कह सकते हैं कि दूसरे से अलग समझना लग जाते हैं, कह सकते हैं कमजोर समझने लग जाते हैं। छोटी उम्र के अंदर कह सकते हैं कि मैरिज की ज्यादा प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य के ऊपर उनका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, एजुकेशन बीच में छूट जाती है कई बच्चों की। तो कई सारे कौशलों का विकास है, स्किल की अच्छी तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। जैसे कि कोई लड़का रसोई के अंदर खाना बनाएगा तो शायद अच्छा कुक बन सकता है, वो किसी अच्छी कुक की पोस्ट के ऊपर जा सकता है, अच्छी डिशेस बना सकता है। तो कह सकते हैं कि शुरू से ही उसका ऐसा करने से रोक दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप के लड़कों और लड़कियों पर पड़ने वाले इफेक्ट जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड।